नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं राजधानी की खबरों का। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को राज्य भर में कोविड-19 की वैक्सीन के 40,878 टीके लगाए गए और इस प्रकार अब तक राज्य में कुल 13,02,677 लाभानुभोगियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को यहां जानकारी देते हुए कहा कि विभाग राज्य के हर नागरिक को कोविड-19 वैक्सीन लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें कि यहां हर नागरिक को वैक्सीन लगाई जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी साझा करते हुए अरोड़ा ने कहा कि लोगों को कोविड-19 के वैक्सीन लगाने के लिए राज्य भर में 881 टीकाकरण केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 669 सरकार द्वारा संचालित हैं और 212 निजी केंद्र हैं। तो हरियाणा राज्य में कोविड-19 का टीकाकरण इस समय चल रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से जारी है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि शुक्रवार को राज्य भर में काफी अच्छी संख्या में टीके लगाए गए हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राज्य के हर एक नागरिक तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाई जा सके। इसके लिए टीकाकरण का जो कार्य है वो तेज गति से चल रहा है। चंडीगढ़ से ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में शुक्रवार को 40,878 टीके लगाए गए। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। अभिषेक, आपसे जानकारी हम चाहेंगे, हरियाणा में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किस गति से चल रहा है और क्या सुचारू रूप से इस समय कार्य चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा में जिस तरह के अब कोविड के जो केस हैं वो सामने आने लगे हैं। अब लगभग जो है 7,795 जो केस हैं वो एक्टिव हैं इस समय जो प्रदेश में, और वहीं जो जीटी रोड बेल्ट है वहां पर लगातार जो है इनमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुड़गांव और करनाल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है केस इन दो जिलों में से जो है सामने लगातार आ रहे हैं, और वहीं कई ऐसे जिले जहां पर एक भी जो नया केस है नहीं आ रहा। और वहीं जो वैक्सीनेशन का जो कार्य है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से जो किया जा रहा है वो भी लगातार स्पीड जिसको कहेंगे कि पूरी गति के साथ किया जा रहा है। सोमवार और मंगलवार ऐसा दिन निर्धारित किया गया है जिसमें जो है ये वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो काफी जो तादाद में या स्पीड जिसको गति दी जाती है। अब जो कल की शुक्रवार की बात करें तो उसमें 40,878 जो लोगों को है वैक्सीन जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। तो वहीं अगर बात करें अब तक जो कुल 13,02,677 लोगों को जो है इस समय वैक्सीन जो है हरियाणा में दी जा चुकी है। आप ये कहा जा सकता है कि 13 लाख से ऊपर लोगों को जो है हरियाणा में अभी तक जो है वैक्सीनेशन जो है उसका टीकाकरण का जो कार्य है वो किया जा चुका है। वहीं जो इस तरह जो प्रबंध स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए हैं कि जो वैक्सीनेशन की जो लैब है इस समय 881 टीकाकरण जो केंद्र जो है संचालित है पूरे प्रदेश में। इसमें 669 सरकार द्वारा संचालित और 212 जो है वो निजी केंद्र है। अब इस तरह की व्यवस्था की गई है कि निजी जो केंद्र है उनमें भी जो है टीकाकरण का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना से को मात देने के लिए लगातार जो है टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी अमल में लाया जा रहा है, और वहीं जो टीकाकरण का जो कार्य है वो भी उसमें भी गति जो है हरियाणा सरकार की ओर से दी जा रही, ताकि कोरोना जो है संक्रमण जो कई जो ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार काफी इजाफा उसमें देखने को मिल रहा है, हरियाणा में उस तरह की जो है संख्या सामने ना आए, तो इसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अभिषेक, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से क्या कुछ एहतियाती रूप से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम अलग अलग राज्यों में स्थिति देख रहे हैं, कहीं स्कूल बंद कर दिए गए, कहीं एक बार फिर से धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा स्विमिंग पूल, जिम जैसे जितने भी यहाँ संस्थान थे सब हाल फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी क्या कुछ ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं इस समय? देखिए अभी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। स्कूल कॉलेजेस जो है अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं मैनुअली भी, और जो ऑनलाइन क्लासेस भी जो है
वो सुचारू है हरियाणा में। और वहीं किसी तरह की अभी पाबंदी जो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है होली का त्योहार जो है अब आने को है, तो उसको देखकर लेकिन उसके लिए जो जरूर गाइडलाइन जो है सार्वजनिक स्थानों पर जो है होली का कार्यक्रम जो है उस पर पाबंदी जरूर लगाई गई है, ताकि कहीं भी है जो भारी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह के जो SOP जो जारी की गई हुई है उन गाइडलाइंस की पालन करवाने के लिए जो होली का जो त्योहार है उसमें जो है सार्वजनिक तौर पर मनाने पर पाबंदी की गई है, ताकि किसी तरह का संक्रमण जो है, क्योंकि त्योहारों में क्या है लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो है बात वो भूल जाते हैं। इसको लेकर इस तरह के जो जरूर फैसला लिया गया, लेकिन अन्य जो राज्य जिस तरह वहां पर भारी संख्या में जो कोरोना संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं, इस तरह अभी हरियाणा में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो है जरूर इस तरह के प्रबंध किए गए हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार जो है सरकार की ओर से अपील की जा रही है। वहीं प्रशासन को हिदायत दी गई है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो प्रशासन को छूट दी गई है कि वो सख्ती से ये जितने भी जो ठीक है अभिषेक, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरी सख्ती बरतने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से कोई संक्रमण ज्यादा ना फैल पाए, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों की स्थिति पहले से ही खराब है। ऐसे में इधर के राज्य ज्यादा प्रभावित ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन बीच बीच में जो हम देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहे हैं, इसके अलावा कल जैसे भारत बंद का आह्वान किया गया तो जगह जगह गैदरिंग थी किसानों की। जब इस तरह के यहाँ पर कार्यक्रम देखने को मिलते हैं तो चिंताएं कितनी बढ़ जाती हैं सरकार के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा बॉर्डर पर या फिर दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान इस समय बैठे हुए हैं, क्या उनकी टेस्टिंग की जा रही है? क्या हरियाणा सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का कार्य उनके लिए किया जा रहा है? ये अहम सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के प्रबंध जरूर किए गए हैं। अगर किसी वहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से प्रबंध किए गए हैं कि अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ है तो उसके लिए डॉक्टर्स और जो नर्सिस वगैरह का जो है स्टाफ वहां पर तैनात किया गया। अगर कोई वैक्सीनेशन करवाना चाहता है तो उसके भी प्रबंध किए गए हैं। और वहीं अगर किसी को खांसी जुकाम या बुखार आदि की शिकायत है तो उसका टेस्टिंग के लिए भी वो वहां पर जो है लैब या इस तरह के जो सैंपल लेने के लिए जो स्टाफ के प्रबंध किए गए हैं। तो ये जरूर इस तरह की सरकार की ओर से प्रयास है कि किसी भी कहीं भी जहां इकट्ठा कई लोग इकट्ठे हैं वहां पर किसी तरह का संक्रमण ना फैले, या फिर उनका अगर किसी को अगर स्वास्थ्य में खराबी आती है तो उसकी जांच के लिए जरूर प्रबंध किए गए हैं। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया, कल भारत बंद का ऐलान था और कई जगह जो है किसान संगठनों में और भारी भीड़ देखी गई और कई लोग एक ही जगह इकट्ठे होते दिखे। लेकिन सरकार इसमें जरूर अपील कर सकती है, किसी तरह की सख्ती से जरूर सरकार बचना चाहती है, क्योंकि किसान आंदोलन को लगभग 4 महीने के करीब अब हो चले हैं। और जो समय समय पर जो है सरकार की ओर से किसानों को या जनता को से ये अपील जरूर की जाती है कि कोरोना काल है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। लेकिन सरकार इसी तरह की किसानों के साथ सख्ती से जरूर बचे, क्योंकि किसान पहले से ही आंदोलन पर बैठे हैं और धरने पर बैठे हैं। तो उनसे किसी तरह का और जो सरकार के प्रति जो है उनका रुख कड़ा हो, इस तरह का कोई भी जो कार्य करने से सरकार जरूर बचेगी। लेकिन ये जरूर चाहेगी सरकार, और अपील भी करती आई है समय समय पर कि कोरोना काल है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, चाहे उसमें किसान है, चाहे आम जनता है, चाहे उसमें किसी भी तरह का कोई भी नागरिक क्यों ना हो। जी ठीक है, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हरियाणा के हर एक नागरिक तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचे, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जा सके। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बिल पारित कर दिल्ली सरकार के पास से कुछ अधिकार उपराज्यपाल को सौंप दिए हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बिल कितना संवैधानिक है। वहीं दूसरी ओर इस बिल को लेकर दिल्ली की जनता की भी अलग अलग राय सुनने को मिल रही है। कुछ लोग केंद्र सरकार के इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस बिल के विरोध में भी अपनी राय दे रहे हैं। दिल्ली की जनता का कहना है कि इससे दिल्ली के विकास पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार को हर कदम पर उपराज्यपाल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली की जनता का इस पर क्या कुछ कहना रहा।
तो आपको बता दें कि एनसीटी बिल को लेकर दिल्ली में खींचतान लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार इस समय आमने सामने है। एनसीटी बिल जिस तरीके से संसद के दोनों सदनों से पास किया गया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी सरकार भड़की हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और चलिए बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली में इस समय खींचतान चल रही है। आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार एनसीटी बिल पर आमने सामने है। इस पर दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा किया है, कितना ठीक है, किस हिसाब? बहुत अच्छा है। एलजी को पावर दे दी, बहुत अच्छा है। दिल्ली में काम ही कहाँ हो रहा है, सब अपने नेतागिरी चमकाने के चक्कर में रहते हैं, खाने के चक्कर में रहते हैं। बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इससे फिर जो दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है वो कितना ठीक है? वो गलत है। चुनी और सरकार ने काम ही क्या किया है? कुछ काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। क्या काम किया है? आप और हमने जो सरकार बनाई है, फिर क्या लगता है चुनाव होने नहीं चाहिए फिर तो? ये गलत थी वोटिंग, इसको इसने कुछ नहीं किया है। ये बहुत बाधाएं पड़ेंगी इसके ऊपर और ये एलजी साहब ने गलत किया है ये, और ये विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इससे लोकतंत्र भी हमारा खराब हो सकता है। क्या लगता है विकास में कुछ दिक्कत आएगी? बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। विकास में तो कुछ डेवलप हो ही नहीं रहा। आप ये देख रहे हो, पहले के बिल वही पास हुए हैं, अब तो कुछ हुआ ही नहीं है। सरकार हमारी डूबती जा रही है कोरोना के अंदर भी। एक बात बताइए, अगर एलजी को पावर देनी थी तो दिल्ली में इलेक्शन किस चीज़ के लिए कराया आप लोगों ने? एलजी को पावर देने का मतलब कोई भी किसी तरीके से भी कोई भी तरीका नहीं बनता। पावर हमारा जो यहाँ का केजरीवाल सरकार है वो हमारे लिए बिजली हर चीज़ तरीके से सुविधा दे ही रहा है, हमारी हर जरूरत को पूरा कर ही रहा है। तो एलजी को पावर देने का कोई सेंसेस नहीं बनता दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या लगता है इससे जो चुनी हुई सरकार है, हाँ, कहीं ना कहीं उस पर हमला किया? हम समर्थ हैं, उसको पीछे से प्रेशर दिया जा रहा है एलजी को, और क्या इस चीज़ का वो तात्पर्य है। आगे लगता है कि कुछ काम वगैरह भी अटकेंगे? काम नहीं, काम कोई नहीं अटकेगा, काम सारे हो रहे हैं, हर चीज़ हो ही रही है दिल्ली सरकार के द्वारा से। क्या नहीं हो रहा बताओ? सुविधा सब कुछ मिल रही है, हर टेस्ट हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। दिल्ली सरकार में क्या कमी है? अगर हम बात करें जैसे एलजी को पावर दे दी गई है, क्या लगता है तो ऐसे में जो इलेक्शन हुए वो कितना ठीक है? क्या जरूरत है? अगर पावर एलजी के हाथ में देनी थी तो इलेक्शन क्यों हो? नहीं, एलजी को पावर नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए केजरीवाल को देनी चाहिए। हाँ, जहाँ जो समर्थन चीज़ के लिए ठीक है वो बेस्ट है हर तरीके से, पर इतना नहीं कि एलजी को हर चीज़ की परमिशन दी जाए। हमने अपना खुद अधिकार से चुना है और हम उसमें सहमत हैं। हमने अपने घर के हर तरीके से उसको लिया और उसको हम सहमत में मानते हैं। बिल्कुल ही गलत है, कुछ सही नहीं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब मैं क्या बताऊं? दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली में? कुछ ठीक भी है, कुछ गलत भी है, दोनों तरफ से ही है सारी बातें। देखो जी, कुछ वो भी सही कर रहे हैं, कुछ वो भी सही कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ कर भी नहीं है। ये तो गलत हुआ है। किस हिसाब से क्या लगता है दिल्ली में कोई विकास
विकास में बाधा पड़ेगा इससे? क्योंकि दिल्ली में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो दिल्ली सरकार के पास ही पावर होनी चाहिए। विकास में कितना बाधा पड़ेगा इससे? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आम आदमी की तरफ से तो सही नहीं है, गलत ही है। दिल्ली सरकार के हाथ से पावर छीनने पर दिल्ली सरकार के क्या लगता है जो विकास है उसमें बाधा पड़ेगा? बाधा तो बहुत है, गलत ही है। दिल्ली सरकार के तरफ से छीनना नहीं चाहिए था। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानकारी हम चाहेंगे, एनसीटी बिल पर खींचतान अभी भी जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली की सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से कह सकते दिल्ली सरकार के जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब को दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा जो है यानी सीधे सीधे कह रहे हैं पिछले दरवाजे से दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाया और कहीं ना कहीं मनोज सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली के अंदर कब्जा करना चाहती है। मगर जिस तरीके से लगातार राज्यसभा के अंदर कहें या लोकसभा के अंदर कहें जो बिल पास कराया गया उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब के पास नजर आएंगे। मगर जिस तरीके से बात करें आम जनता की, तो आम जनता के अंदर भी यही दुविधा नजर आ रही है, क्योंकि कुछ तो भाजपा की सपोर्ट में है, कुछ आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में है और जो आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में है वो यही कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी का जो अधिकार है या फिर जो हक है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब को दिया जाएगा और एलजी साहब ही चाहेंगे तो फाइल पर मोहर लगाएंगे और अगर नहीं चाहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मगर सीधे सीधे कहें दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इसकी इस दुविधा के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लड़ाई और भाजपा की लड़ाई, जो दोनों की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं खींचातानी के अंदर चल रही है और जनता कहीं ना कहीं इसके अंदर पीछेगी। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार काम करने के लिए कहेगी कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हमें भाजपा नहीं करने देती है, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, और यही चीज हर बार कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से। मगर कहीं ना कहीं अब दुविधा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन आने वाले हैं और 2022 के इलेक्शन है उसके मद्देनजर रखते हुए सारे अधिकार जो दिल्ली के अधिकार है यानी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अधिकार है वो एलजी के पास होंगे और एलजी ही जब तक फाइल पर। बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। $11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, लगातार ये खींचतान बढ़ती जा रही है और जैसा कि आपने कहा आने वाले समय में इस मसले पर और भी ज्यादा सियासत हो सकती है। इस बीच हम दिल्ली की जनता की राय सुन रहे थे, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इसके समर्थन में हैं, ज्यादातर लोग इसे गलत फैसला ही बता रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब एलजी को ही सारे अधिकार देने थे तो फिर यहाँ पर विधानसभा चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। क्यों केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया, इसकी क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है?
देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की है, मगर भाजपा इसे हासिल करना चाहती है और जिसके अंदर कहीं ना कहीं 2 बार वो नाकाम रह चुकी है, क्योंकि 3 बार इलेक्शन हुए दिल्ली के अंदर और तीनों बार भाजपा की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। मतलब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जो जनता ने बहुमत दिया और जब सरकार में बिठाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का हौसला जरूर बढ़ा था। मगर जिस तरीके से बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार काम करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली फ्री दी जा रही है या पानी फ्री दिया जा रहा है या फिर महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री दिया गया, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जनता को लगा कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आम आदमी पार्टी ही रहती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा काम करने को मिलेंगे। मगर कहीं ना कहीं अब जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब को दिए जा रहे हैं, तो साफ जाहिर है हर फाइल को, यानी कि काम करने की कोई भी प्रक्रिया होगी उसको एलजी साहब को पहुंचाना पड़ेगा और एलजी साहब जब तक उस फाइल के ऊपर मोहर नहीं लगाएंगे तो काम दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं होने वाला। इसी को लेकर कहीं ना कहीं सियासत जरूर की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से चुनाव का प्रचार स्टार्ट होगा और 2022 के निगम के चुनाव होंगे, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपना दबदबा हासिल करना चाहेगी। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को 5 सीटों में से, यानी कि उपचुनाव के अंदर 5 सीटों में से 4 सीट मिली, तो उससे साफ जाहिर है भाजपा की मुश्किलें जरूर बनी हुई है। मगर जिस तरीके से सारे अधिकार जो है वो एलजी साहब को दिए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है आम आदमी पार्टी के सिर्फ काम करने की प्रक्रिया रह जाएगी, ना कि सिर्फ अधिकार रह जाएंगे। अगर कोई भी काम करना है आम आदमी पार्टी में या फिर दिल्ली सरकार जनता के लिए, तो उसके लिए पहले एलजी साहब के पास जाना पड़ेगा। एलजी साहब जब तक परमिशन नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता के लिए कोई भी काम नहीं होने वाला। तो साफ जाहिर है जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर जरूर है, मगर जिस तरीके से भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से भाजपा दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहती है और कहीं ना कहीं अपना दबदबा हासिल करना चाहती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार इस समय आमने सामने है। एनसीटी बिल पर रार बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात रहेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार कब जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कोर्ट से क्या उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नशे के कारोबार पर मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने डोंगरी इलाके में दाऊद की दूसरी ड्रग फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। दाऊद की इस ड्रग्स फैक्ट्री को उसके खास गुर्गे यूसुफ चिकना के 2 बेटे चला रहे थे। एनसीबी के आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद की इस फैक्ट्री से साउथ मुंबई के कई इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। दरअसल अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही एनसीबी की टीम को यह जानकारी मिली कि डोंगरी इलाके में एक ड्रग्स फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में सप्लाई की जा रही है। जानकारी मिलने के बाद एनसीबी ने एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व खुद जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे थे। बीती रात करीब 10 बजे एनसीबी की टीम ने दाऊद की इस ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा और काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। एनसीबी की इस छापेमारी की जानकारी किसी गुर्गे ने इसको संभालने वाले दाऊद के खास गुर्गे यूसुफ चिकना के बेटे दानिश चिकना को दे दी और एनसीबी के उसके घर पर छापा मारने से पहले ही वह फरार हो गया। इस छापेमारी में दानिश और राजिक चिकना के लिए काम करने वाले ड्रग्स पैडलर रफीक सहित कई लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और चिकना भाइयों को तलाश कर रही है। एनसीबी की अब तक की जांच में बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दाऊद के इस ड्रग्स फैक्ट्री के गेट को छुपाने के लिए बड़े टेम्पो का सहारा लिया गया था। उस टेम्पो में सब्जी की दुकान लगाई गई थी ताकि लोगों को लगे कि सब्जी बेची जा रही है, जबकि उसकी आड़ में ड्रग्स बेची जाती थी। जो लोग ड्रग्स खरीद रहे थे वही उसे कंज्यूम करते थे। उन्हें बाकायदा सीक्रेट दरवाजे से बगल के ग्राउंड में भेज दिया जाता था। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे। एक और ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा एनसीबी के द्वारा किया गया है। ये ड्रग फैक्ट्री किसकी थी, कब से संचालित हो रही थी, अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पूरी जानकारी इस मामले की। देखिए पल्लवी, जिस तरह से एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तमाम बड़े अहम खुलासे एक दिन के बाद कर रही है। ऐसे में डोंगरी इलाके में, जो डोंगरी वो इलाका माना जहाँ दाऊद का इलाका माना जाता है, जहां अक्सर दाऊद रहा करता था। ऐसे में लगातार एनसीबी इस तफ्तीश में थी कि आखिरकार इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट क्या है और कैसे चलाया जाता है। लेकिन जिस तरह से डोंगरी इलाके में एक ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया गया, उसके बाद एनसीबी की एक टीम बनाएगी। उस टीम का नेतृत्व खुद जो है समीर वानखेड़े कर रहे थे। इस दौरान तमाम लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन ये भी जानकारी मिली कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद किया गया है। और खास इस फैक्ट्री का ये बात है कि ये फैक्ट्री
दाऊद का खासम खास यूनुस चिकना चलाता था। उसके बाद जब उसके दोनों लड़के दानिश और राजिश चलाते हैं, हालांकि छापेमारी के दौरान दोनों फरार हो गए, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली है कि ये पूरा रैकेट कहीं न कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि एनसीबी लगातार अब उन पॉलिटिकल एंगल से भी जांच कर रही है और दानिश और राजेश को दोनों को समन किया गया है कि आज आकर जो है एनसीबी के सामने हाजिर हो और तमाम जानकारियां जो है वो शेयर करें। बिल्कुल सत्यप्रकाश, यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया है उसके बाद से मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है और एनसीबी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। पल्लवी, एनसीबी की प्रक्रिया जो सुशांत मौत के बाद से लगातार शुरू हुई, उसके बाद एक कड़ी जुटती गई। ऐसे में अब इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट तक एनसीबी पहुंच चुकी है। जैसा कि मुंबई के डोंगरी इलाके में एक बड़े फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। खास बात है कि इस फैक्ट्री को सब्जी मार्केट की आड़ में, यानी कि एक टेम्पू लगा दिया जाता है उस गेट पर, और उस गेट पर ये लोगों को बताया जाता है यहाँ सब्जी की बिक्री की जाती है, जबकि पीछे पूरी तरह से ड्रग्स की फैक्ट्री थी। वहीं दूसरी अहम बात एनसीबी ने ये भी दिया है कि जो भी ड्रग्स वहाँ लेने आता था उसके बाद पीछे के दरवाजे से एक खुफिया रास्ता बनाया जाता है, जिसको एक मैदान में उतार दिया जाता है, जहाँ पर ड्रग्स सेवन करने के लिए बाकायदी व्यवस्था की गई है। और वही लोगों को वो रास्ता बताया जाता था जो दाऊद को उस फैक्ट्री से ड्रग्स खरीदते थे। तो जाहिर तौर पर ये कहीं कहीं बड़ा खुलासा है जिससे एनसीबी लगातार क्रमबद्ध तरीके से खोलना चाहती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुंबई जैसे महानगर जो है वहाँ पर ड्रग्स या फिर नशे के कारोबार बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं, लेकिन मुंबई में एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में मुंबई से ये अवैध ड्रग्स या नशे का कारोबार खत्म हो जाएगा? देखिए, पूर्ण रूप से खत्म करना तो इतना भी आसान नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से ही सही, क्या लगाम लगाई जा सकेगी मुंबई में? देखिए, जिस तरह से एनसीबी, फिर मुंबई की एंटी नार्कोटिक सेल, फिर क्राइम ब्रांच, फिर मुंबई पुलिस को लगातार एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए तमाम बड़े खुलासे किए हैं। करोड़ों रुपए के जो है ड्रग्स बरामद किए गए, लेकिन बिल्कुल आप सही कर रही है कि इस पूरे ड्रग्स के जंजाल को खत्म करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल एंगल देखा जाता है, लगातार इंटरनेशनल एंगल देखा जाता है। सेवन करने वाले किसी भी हद तक जाकर सेवन कर सकते हैं। ऐसे में मुंबई के बॉलीवुड में जिस तरह से तमाम ड्रग्स का कारोबार, फिर ड्रग्स के सेवन करने वाले लोग देखे गए, बॉलीवुड इंडस्ट्री लगातार ड्रग्स के बिना जी नहीं सकती, इस तरह के खुलासे भी किए गए। तो जाहिर तौर पर इसको खत्म करना बेहद मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से लगातार एनसी नार्कोटिक्स एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है, तो जाहिर तौर पर इसके आने वाले समय में इस पर लगाम जरूर लगाया जा सकता है। पल्लवी, शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें, डोंगरी इलाके में एक ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा एनसीबी के द्वारा किया गया और भारी मात्रा में यहां से ड्रग्स बरामद की गई है। एनसीबी लगातार नशे के खिलाफ मुंबई में अभियान चलाए हुए है। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।